हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हमारी जो है क्लास होगी आपकी थर्ड नंबर सॉरी क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन सिविल की क्लास होगी। 15 तारीख को ये पेपर हुआ था। ठीक है, फेब में ही अपना ये जो क्लास नंबर है ये 20 क्लास नंबर है। इससे पहले 19 क्लास हम कर चुके हैं। पेपर ऑल ओवर में देखो तो एवरेज ही आया था, कुछ ज्यादा अच्छा पेपर मैथ का इसमें नहीं बना है। ठीक है, अगर आपको अच्छा देखना है तो आप 18 और 19 नंबर की क्लास देख सकते हो, और आज हम 20 नंबर की क्लास पे हैं। ठीक है, और आपकी इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मैंने आपकी शेयर कर दी है आपके टेलीग्राम चैनल पे। ये आपके टेलीग्राम चैनल पे सेव हो चुकी है कीस्टोन क्लासेस। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं करा है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसकी सोल्ड जो होगी हमारी पीडीएफ वो भी हमारी इसी चैनल पे आ जाएगी थोड़ी देर बाद, क्लास होने के बाद। तो और हमारा जो एक बेस्ट पीवाई की उसका फरवरी का डीएसएसबी का जो टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मिला के हम अपने प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे हम प्रैक्टिस सेट करेंगे मिला के। वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें लगभग 200 क्वेश्चंस के आसपास में 200 यानी कि आपके लगभग 70-80 क्वेश्चंस आपके अपलोड कर चुका हूँ, और 20-30 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हमारी 4-5 प्रैक्टिस की क्लास होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, एक दुकानदार दो प्रकार के अनाज को मिलाता है, मिश्रण को 20 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है। मिश्रण को बेचता है, एलिगेशन हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि एलिगेशन कहीं ना कहीं से तो आएगा। मिश्रण की बात हो रही है तो हो सकता है कि 80% एलिगेशन आए ही आए। यदि पहले अनाज को 19 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है, दूसरे को 23 में, तो अनुपात बताओ। अनाज का अनुपात पूछा है, रेशियो ऑफ ग्रेन्स पूछा है। ठीक है, हमको पता है अगर मैं रेट पे लगाऊंगा एलिगेशन तो मेरे को क्वांटिटी देगा, और अगर मैं क्वांटिटी पे लगाता तो मेरे को रेट देता। ठीक है, तो मेरे को रेट दिया हुआ है तो क्वांटिटी का अनुपात निकल जाएगा, जो कि मेरे से पूछा है। तो मैंने रेट रखा, बीच में वो रखा जो मिश्रण होके आया 20 रुपए प्रति किलो। इधर 19 रख दिया, इधर 20, इधर अपना 23 रख दिया। पहला अनाज और ये दूसरा अनाज। ठीक है, पहले अनाज पे अगर मैंने एलिगेशन लगाया तो मेरे को यहाँ पे 1 मिला, यहाँ का इसका अंतर लिया और यहाँ लिख दिया। यहाँ का इसका अंतर लिया, दूसरे पे लगा दिया तो यहाँ से मेरे को 3 लग गया। तो क्वांटिटी का अनुपात मेरा कितना आ गया, क्वांटिटी का रेशो मेरा 3:1 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। ए मैन कैन रो द बोट 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक आदमी स्थिर जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। ठीक है, की धारा की गति यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी तय करने और वापस आने दोनों कामों को करने में उसे 20 घंटे ज्यादा लगते हैं। इसकी इंग्लिश में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो यहाँ पे एक सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर, ही टेक्स 20 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस एंड गेट बैक इन। खाली इसे काट दो। ठीक है, ऐसे कट कर दो, गेट बैक इन, बस। ठीक है, तो उसे पूरी यात्रा तय करने में 20 घंटे लगते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी याद करो। अब मेरे को ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, मेरे को अगर मेरा रेशो मिल जाए स्पीड का तो मेरा काम हो सकता है, उससे मेरा टाइम का रेशो आ जाएगा और मैं इसको कट कर लूंगा 2 टाइम में। तो मेरे को पता चला कि जो किसकी मैन की स्पीड है, यानी कि बोट की स्पीड है, आदमी या बोट की स्पीड है, वो 20 किलोमीटर पर आवर है। करंट की स्पीड मेरे को पता चल कि 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अगर मैं धारा के उल्टा जाता हूं, धारा के उल्टा जाता हूं तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, धारा के उल्टा जाऊंगा तो मेरी स्पीड हो जाएगी 16 किलोमीटर पर आवर। भाई करंट माइनस हो जाएगा बोट की स्पीड से, और धारा के साथ जाता हूं तो मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी, मेरी स्पीड प्लस हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर। यहां से अगर मैं देखूं स्पीड का जो रेशो आएगा वो मेरा आएगा 16 रेशो में 24। जब मैं इसको कट कर लूंगा तो मेरा रेशो आ जाएगा 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो मेरा टाइम का रेशो आ जाएगा 3 और 2 का। 3 और 2 का आएगा, मेरे को यहाँ पे 5 दिख रहा है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में तो मेरे को 20 घंटे बोला है। अगर 20 घंटे बोला है तो मेरे हिसाब से टाइम 5 है, इसके हिसाब से 20 घंटे हैं, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4 घंटे। 4 घंटे आ गई तो यहाँ पे 12 घंटे चला होगा। 12 घंटे चला होगा, यहाँ पे कितने घंटे चला होगा, यहाँ पे 8 घंटे चला होगा। अब आप किसी से भी किसी को ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं स्पीड की बात करूं, जो 20 वाली स्पीड थी, 16 वाली स्पीड थी, उससे 12 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, और जो आपकी 3 यानी कि 24 वाली स्पीड से उससे 8 घंटे में ट्रेवल हो रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ से 16 × 12 करूंगा तो भी वही आंसर आएगा हमारा,
और यहाँ से 24 इंटू ये वाला 8 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी वही आंसर आएगा। कितना आएगा? 6 दूनी वाला लास्ट में 2 आएगा, यानी कि 192 किलोमीटर हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों से ही बराबर होगा। 192 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को चलते हैं। वन कहां से आ गया? थोड़ी नंबरिंग में गड़बड़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 नंबर क्वेश्चन हमारा। ट्रेन ए एंड ट्रेन बी कैन आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर नहीं है। ठीक है, आर मूविंग टू ईच अदर इफ दे इनिशियली 472 किलोमीटर अपार्ट। मैंने सबसे पहले ये लिख लिया कि 472 किलोमीटर दूर है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे पढ़ना पड़ेगा। हमने 2-3 तरह के क्वेश्चन इस तरह के देखे कि 1 घंटा पहले चल लेता है, 1 घंटा बाद चल लेता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को वो चीज नहीं दिखाई दे रही। मेरे को ये क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन ए की स्पीड 63 है, बी की 55 है, और वो कब मिलेंगे, एक दूसरे को पार करेंगे या मिलेंगे, एक ही बात है। अगर एक ही बात है तो 472 किलोमीटर उनके बीच का डिस्टेंस है, और उनकी स्पीड क्या एक दूसरे की तरफ को चल रही है, एक दूसरे की तरफ को चल रही है, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। स्पीड जो है इस वाले मामले में प्लस हो जाती है। मैं सीधा प्लस करके लिख देता हूँ, 63 प्लस में 55। ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 118। 118 से जब मैं इसको काटूंगा तो 18 चौक 72, यानी कि 4 पे पूरा चला जाएगा। 4 आवर्स हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को चलते हैं। ये 2 नहीं है, ये 4 है। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको अंदर अंदर गुणा करनी है और बाहर बाहर गुणा करनी है, वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका होमवर्क हो गया। जो भी कोई होमवर्क कर रहा है उसको मेरी तरफ से अप्रिशिएशन, मेहनत करिए, आप लोगों की नौकरी लगे। 11 रुपए का प्रसाद मेरी तरफ से बांट देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को चलते हैं। 33 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसका ना तो कोई ट्रिक होता है। प्राइम नंबर्स कितने होंगे इसकी ना कोई ट्रिक है, ना तो आपको कोई फॉर्मूला मिलेगा। अभाज्य संख्या है तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, या फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो किसी से कट रही है या नहीं कट रही है। जैसे अगर मैं 33 और 55 के बीच की बात करूं तो 33 के बाद आती है हमारी 34, जो कि है भाज्य संख्या है। ये तो 2 से ही कट रही है, हमें दिख रही है। 34 के बाद 35 5 से कटेगा, 36 2 से कटेगा, 37 किसी से नहीं कटेगा। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी आ गई? 37। 38 कटेगा, 39 कटेगा, 40 कटेगा, 41 नहीं कटेगा, 42 कटेगा, 43 नहीं कटेगा, 44 कटेगा, 45 कटेगा, 46 कटेगा और 47 नहीं कटेगा, 48 भी कटेगा और 49 भी कटेगा। 49 भी कटेगा, एक सेकेंड रुक जाओ। 49 भी कटना चाहिए, इससे कटेगा 49, 7 7 49। ठीक है, तो हमारी कितनी अभाज्य संख्या आ गई? 4 आ गई। टोटल हमारी 4 अभाज्य संख्या है जो 33 और 50 के बीच में होंगी। 30 के बाद पूछ लेता तो हमारा 31 और ऐड हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को चलते हैं। 18,000 रुपए की कीमत वाला एक मोबाइल फोन पर 20% की छूट है। शुद्ध मूल्य को इतने रुपए पे लाने के लिए, यानी कि इतने में खरीदने के लिए उसे कितनी अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी? क्या मैं इसे सीधा सीधा लिख दूं? देखो, इसके 2 तरीके हैं। दोनों पहले से देख लेते हैं। भैया 18,000 रुपए की चीज थी, उस पर 20% की छूट दे दी, 20% माइनस कर दिया, और यहाँ पे कोई प्राइस बन गया। ठीक है, उसके ऊपर फिर यहाँ पे कुछ छूट दे दी, और फिर उसके बाद फाइनल प्राइस जो है वो यहाँ पे बन गया। तो मेरे को सबसे पहले तो यही निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही निकाल सकता हूँ इसको निकालने के लिए। तो मैं देख लेता हूँ 18,000 पे 2% की छूट जो है कितनी हो गई? 20% की छूट कितनी हो गई? 3600 हो गई। 3600 रुपए, 3600 रुपए की छूट मिल गई, यानी कि यहाँ पे प्राइस कितना हो गया? यहाँ पे प्राइस हो गया 18,000 में से मैंने 3600 घटा दिए, यानी कि 1440, 14,400 हो गया। अब 14,400 से मेरे को प्राइस लाना है यहाँ पे, यानी कि अगर मैं अंतर की बात करूं तो मैं कितने की छूट दूंगा? 93, 60, 0, 4 और 0 और 9 से 5, 5,040 रुपए की छूट दूंगा यहाँ पे। तो मैं डिस्काउंट परसेंट की अगर बात करूं तो मैं 5,040 रुपए की छूट दे रहा हूं। कितने पे दूंगा छूट? छूट इस वाले प्राइस पे मिलेगी, डिस्काउंट यहां से मिलेगा। तो मैं 14,400 मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ, 2 से 2 काट देता हूँ, 12 से इसको काट देता हूँ। 12 दूनी 36, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24 और 12 से दोबारा काट देता हूँ। तो 12
या 36 और 12 पंजे 60, यानी कि 35% मेरा यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट आ गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो गया। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप इसको और कैसे कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो, जरा सोचते हैं। चलो एक बार इसे डायरेक्ट डाल के देख लेते हैं। भाई 18,000 रुपए की चीज थी, 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 80/100, और कोई प्राइस हो गया मुझे नहीं पता, कुछ कुछ यहाँ पे मिल गया मेरे को घटा के जो रखा है मैंने, और बटे 100। ठीक है, बराबर हो गया 93/60 के। दो, 1 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जीरो बच गई, एक जीरो बच गई, एक जीरो से यहाँ से काट लेते हैं 80 से, 8 से इसको काट लेते हैं, 8 एकम 8, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 145, और 9 से इसको काट लेते हैं, 9 कुछ गड़बड़ करिए, 8 एकम 8, 8 एकम 8, एक बच गया, और 8 एकम 8 सॉरी 115 आएगा। इसको हटा लेते हैं, 8 एकम 8, एक बच गया, 8 एकम 8 कितना बच गया, 5, 8 सत्ते 56, जीरो। फिर हम किससे काट लेते हैं, 9 से काट लेते हैं, 9 एकम 9, 9 तिया 27, और 2 से काट लेते हैं, तो कितना आ गया हमारा 65, यानी कि x की वैल्यू जो आ गई, इस x की वैल्यू वो हमारी आ गई 65%। अगर x की वैल्यू 65% आ गई, और इसे हम माइनस करके लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने 20 को 100 में से माइनस करा था, तो इसको भी 100 में से माइनस कर देते हैं, तो छूट की परसेंट आ जाएगी, यानी कि डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया हमारा 35%। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दे, जो आपको सुटेबल लगे आप उसे कर सकते हो, पर याद रखना ये जो x आएगा ये 100 में से माइनस होकर आता है, तो आपको यहाँ पे 100 से माइनस करके लिखना है, ना कि 65% अगर इस ऑप्शन में हो और आप 65 ही टिक करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं का योग अंतर गुणनफल के बीच का अनुपात 30, 8 और 290 है। गुणनफल है ना, 290 है। ठीक है, यहाँ की एक जीरो गायब है, 290 है, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन ने मेरे को योग दिया, अंतर दिया, मेरे को यहीं से क्लिक हो गया कि अगर मेरे को x प्लस वाई 30 दिया है और x माइनस वाई जो है वो 8 दिया है, तो मैं यहाँ से x बोल सकता हूँ जोड़ के आधा, यानी कि 38, 38 का मतलब 19, और यहाँ से मैं घटा के आधा करूंगा तो मेरे को y आ जाएगा। कितनी बार कर चुके हम, 30 में से 8 के कितना आ गया 22, 22 से आ गया हमारा 11। x की वैल्यू 19 आ गई, y की वैल्यू 11 आ गई, और मेरे को गुणनफल बोला है उसने, गुणनफल का अनुपात है 290। गुणनफल का अनुपात जो है वो 290 है, यहाँ पे जीरो लिखना मिस हो गया। ठीक है, क्योंकि बन ही नहीं पाएगा 29, तो गुणनफल बन ही नहीं सकता 30 और 8 का किसी से भी। तो अगर मैं देखूं तो मेरे को 19 और 11 दिख रहे हैं x और y, गुणनफल दिख रहा है मेरे को 290। ठीक है, मैंने बोला ये तो कुछ कुछ देखा देखा सा मामला लग रहा है, या नहीं 290 भी नहीं है ये, नहीं 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 सॉरी, ये 290 भी नहीं है, ये 209 है, ज्यादा ही टाइपिंग एरर हो गई। ये 290 भी नहीं आएगा, ये 209 आएगा। हाँ 209 आएगा, इसकी जगह आप लिख लो 209। ठीक है, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि x की वैल्यू 19 आई, y की वैल्यू 11 आई, और मेरा x और मल्टीप्लाई y जो है अनुपात के हिसाब से इसने दे रखा है 209। मेरी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 209 आ रही है, यानी कि x की वैल्यू मेरी 19 ही है और y की वैल्यू मेरी 11 ही है। मेरा तो यहाँ पे सिद्ध हो गया मामला। अब उसने वर्गों का योग मेरे से पूछा है, वर्गों का योग यानी कि अगर मैं 19 के स्क्वायर की बात करूं तो कितना होता है 361, और मैं 11 के स्क्वायर की बात करूं तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। इसके योग की बात कर रहा है, कितना आ गया हमारा 472, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। थोड़ी सी टाइपिंग एरर थी क्वेश्चन में, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, देखते हैं कब तक होती है। ए कोन ऑफ हाइट 33 सेंटीमीटर रीशेप्स इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक कोन को हमने सिलेंडर की शेप में रीशेप करा। रीशेप का मतलब हमने वॉल्यूम को ऐसा का ऐसा उठा के रख दिया। अब सबसे पहले तो मैं काम करता हूं कि मैं वॉल्यूम लिख लेता हूं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की वॉल्यूम लिख लेता हूं पाई आर स्क्वायर एच। अब जो जो बोलता चला जाता वो करता चला जाता हूं। ऑफ द सेम रेडियस, यानी कि ये जो आर है और ये जो आर है ये बराबर है, और हाइट मेरे को दी है, यानी कि सिर्फ ये एच जो है वो एच चेंज है। इसको मैं h2 बोल देता हूँ, इसको h1 बोल देता हूँ।
अगर मैं r से r को काट दूं कोई दिक्कत नहीं है, पाई से पाई को काट दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/2 h1 की वैल्यू मेरे को 33 दी है और h2 ये हो गया। 3 से इसको काटूंगा तो 11 यानी कि h2 यानी कि सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी आ गई हमारी, 11 सेंटीमीटर आ गई। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन वह सबसे बड़ी संख्या जो वास्तव में 159, 265, 371 और 582 को विभाजित कर सके, हो सके नहीं विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ की बात कर रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एचसीएफ निकालना है तो आप इसको होमवर्क में रख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को चलते हैं। 10 कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इसने अपने आप में लगभग की बात कर दी तो ये कैलकुलेटिव तो जाएगा ही। तो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन भी काफी क्लोज दिख रहा है, 33, 34, 38, 39, तो मेरे को सोल्व भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमने कई बार करा हुआ है और ये थोड़ा सा उसका हल्का सा अपग्रेड वर्जन है। जैसे कि एक संख्या में 28% की वृद्धि होती है, पुनः 28% की वृद्धि होती है। मूल संख्या पे वापस लाने के लिए हमसे सीधा पूछ लेता था कि कितनी वृद्धि या घटा हुई, लेकिन अब इसने क्या पूछ लिया कि मूल संख्या पे वापस लाने के लिए पड़ी हुई संख्या को लगभग कितने प्रतिशत कम करना होगा। ठीक है, अब हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे करते थे, डील a प्लस बी प्लस माइनस जो कुछ भी है a मल्टीप्लाई b बाई 100। अब इसमें तो वृद्धि हुई है तो सब प्लस आएंगे, तो 28 दूनी तो ये 56 हो गया, और प्लस माइनस 28 का स्क्वायर कितना होता है मेरे को भी नहीं पता, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 28 8 64, 4 86, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 3 2 दूनी 4 और 3 7, 784। सच्ची में 784 होता है, मेरे को तो नहीं लग रहा। 3 3 9, 8 64 का 4 86, 16 दूनी 32 और 6 38, 3 ठीक है 784। 56 प्लस में क्योंकि 2 जीरो है तो 7 के आगे पॉइंट लग जाएगा यानी कि 7.84। कितना हो गया ये, 6 दूनी 12 यानी कि 63.84% हो गया। यानी कितने की वृद्धि हो गई, 63.84% की वृद्धि हो गई। तो क्या मैं इसे लगभग लगभग 64 कह सकता हूं? अगर मैं इसे बढ़ा लूं, मैं इसको 64 कह दूं, अप्रोक्स में 64, तो लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ये काम करेगा नहीं, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है ना वो बहुत पास पास में है, बहुत पास पास में। तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि 100 की चीज जो है 163.84 की हो गई। अब मेरे को कितने की कमी करनी पड़ेगी, मेरे को 63.84 की ही कमी करनी पड़ेगी यार, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसको कितने पे कमी करनी पड़ेगी, अब इस पे कमी करनी पड़ेगी क्योंकि अब तो एक्चुअल प्राइस तो भी है, तो 163.84 जो है इस पे करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं और 6 दूनी 12, 6 3 18, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव जाएगा ये तो। क्या काट लो था, हाँ ये काट लो था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। ठीक है, जैसा कि हमने चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ा है कि हम सामने सामने लिख के चीजों को सोल्व कर लेते हैं, तो वैसे करके देखते हैं एक बार, है ना। आपको ये तरीका भी आना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ना कैलकुलेटिव हो जाता है। इस तरीके इस मेथड से तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो गया है, तो हमें दूसरे मेथड भी पता होने चाहिए। मैं आपको कराना चाहता था लेकिन मैंने सोचा कि पहले कोई ऑब्जेक्शन उठाएगी उस वाले मेथड से क्यों नहीं करा, तो मैं अब बता दूं इस वाले मेथड से मैं इसलिए नहीं कराना चाहता था क्योंकि यहाँ पे चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। ठीक है, तो मैं दूसरे मेथड से कराता हूँ, सेकंड मेथड। बाकी आप इससे भी निकालोगे तो आपका आंसर आएगा सेम। 28% की वृद्धि हुई, मेरे को पता चला कि 100 की चीज जो है वो 128 हो गई। फिर से 28% की वृद्धि हुई, मैंने बोला फिर 100 की चीज 128 हो गई। अब मैंने बोला सामने सामने की चीजों को काट सकते हैं तो काट लेते हैं। 4 से मैं इसको काटूंगा तो 25 बार जाएगा, फिर 4 से इसको काटूंगा ये भी 25 बार जाएगा, और यहाँ पे 32 और 32 बच जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट कितना आएगा, 25 मल्टीप्लाई 25 यानी कि 625, और 32 मल्टीप्लाई 32 हमारा कितना आएगा 1024। 3 3 9 हाँ 1024, यानी कि 625 की जो चीज है वो 1024 की हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, मैंने यहाँ पे देखा कितने की वृद्धि हो गई, 9 9 3 399 की वृद्धि हो गई। अब मेरे को मूल संख्या पे आने के लिए 625 पे आने के लिए 399 की ही कमी करनी पड़ेगी। 399 की कमी करनी पड़ेगी किस पे, 1024 पे।
1024 पे, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं और काट लेते हैं। किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा क्या? 3 से कट तो जाना चाहिए, नहीं कटेगा। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2, 1 हासिल, 3 3 और 1 10, ठीक है। 3 से भी नहीं कटेगा, तो 399 मल्टीप्लाई 100, चलो 4 से काट लेते हैं इसको। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24, 4 से कट गया 25 पे, यानी कि आ गया 399 मल्टीप्लाई में 25। 399 मल्टीप्लाई में 25 अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा 25, 9 पंजे 45 का 5, 4 9 पंजे 45, 4 49, 4 5 15 और 4 19 मल्टीप्लाई में 9 दूनी 18 का 8, 1 हासिल, 9 दूनी 18, 19 का 9, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 9 8 17 का 7, 1 हासिल, 9 दूनी 18 और 1 19 का 9, 1 हासिल, 7 8 और 1 9, 9 9 7 5 बटे में 256, 9 9 7 5 बटे में 256। अब ये भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हमें, चलो अब अप्रोक्स अप्रोक्स खेल लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो हम अप्रोक्स अप्रोक्स खेले हैं, तो हम इस 399 को 400 बोल सकते हैं। 399 को हम 400 बोल सकते हैं। हमने, अब हमें माइंड में रखना है कि हमने बढ़ाया, ठीक है। 399 को हमने 400 बोल दिया, 1024 ये है, मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। अगर हमने इसे बढ़ाया तो हम इसे ही बढ़ा लेते हैं, 1025 कर लेते हैं इसको, ठीक है। अभी 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 का 100, यानी कि 1600 बटे में 41, और 41 से हम इसे काटेंगे तो 4 चौक 16 होता है, तिया पे जाएगा। अगर तिया पे जाएगा तो हम बोल सकते हैं कितने पे जाएगा, 4 तिया 12, 123 पे। 123 पे जाएगा तो कितना बचेगा, 123 पे जाएगा तो 37 बचेगा, 370 हो जाएगा। फिर 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36, 9 पे पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि 39 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आना चाहिए। 39 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आना चाहिए। हमने नीचे ऊपर दोनों में थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया था, हमने नीचे ऊपर थोड़ा दोनों दोनों में बढ़ा दिया था, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन हमें करना पड़ेगा, वरना हमारी कैलकुलेशन जाती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इसका कोई और अल्टरनेट तरीका मेरी याददाश्त में तो नहीं है, दोनों में ही कैलकुलेशन ज्यादा जाएगी, क्योंकि इसने जो पॉइंट्स दिए हैं ना, यही थोड़े से टिपिकल है। तो अप्रोक्सीमेशन से यहाँ से थोड़ा सा बेनिफिट ले सकते हो, और अगर ऑप्शन थोड़े दूर दूर आते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन ही बहुत ज्यादा क्लोज थे, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजॉइड विद ए हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर, वन बेस इज 22 एंड अनदर बेस इज 18। ट्रेपेजॉइड का जो एरिया होता है वो हमारा होता है a प्लस बी अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में हाइट। अब a प्लस बी यानी कि a क्या होता है, a हमारा होता है वन साइड या वन बेस, और b जो होता है हमारा सेकंड बेस, और हाइट के बारे में तो बताने की जरूरत है ही नहीं, हाइट तो सबको पता है, हाइट तो ऊंचाई होती है। तो हमको इसने क्या कह दिया, हमको इसने तीनों चीज दी है, तो हम यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं। एरिया, ऊंचाई दी हुई है, एक बेस दिया हुआ है और दूसरा बेस दिया हुआ है, तो बस डाल देते हैं एक बेस दूसरा बेस हाइट, यानी कि 18 प्लस में 22 बट्टे में 2 मल्टीप्लाई में हाइट कितना है 6। यहां से मैं इसको काटूंगा तो 2 नीम 18 और 2 से 11, 11 और 9 20 मल्टीप्लाई में 6, यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम होता तो क्यूब आता, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, एक्स और वाई एक टंकी को क्रम से 45 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि जेड इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों को एक ही समय पर खोल दिया जाए, यदि तीनों को एक ही समय पर खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आप लोगों को मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को करिए।
इतना मैं जरा पानी पी लेता हूँ। जीता होगी। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। तो अब हम कराएं, चलो करा देते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा है ही नहीं। एक्स और वाई एक टंकी को कौन सा 45 घंटे और 20 घंटे भर सकते हैं, ठीक है। यदि जेड इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है तो तीनों एक ही साथ खोल दी जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे होमवर्क में रख देता हूं। अगर आपने अभी तक कर लिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, नहीं करा है तो आप इसको करके बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। सी की आय बी की आय से 40% अधिक है। सी की आय बी की आय से 40% अधिक है। 40% अधिक है। बी की आय ए की आय से 50% अधिक है। तो ज्ञात कीजिए सी की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। हमें पता है इस वाले क्वेश्चन में हमको रेशियोज बनाने पड़ेंगे। तो पहले मेरे को रिलेशन दिया सी और बी का, तो मैं बी और सी लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सी भी लिखो बी सी लिखो, बात एक ही है। सी की आय बी से 40% अधिक है, तो मैं सी बी को अगर 100 बोलूं तो ये 140 है। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो इनका रेशियो 5:7 आएगा। फिर क्वेश्चन आता है, अगर बोलता हूं बी की आय ए की आय से 50% अधिक है। बी की आय ए की आय से 50% अधिक है, ए और बी लिख लेते हैं। बी की आय अगर अधिक है तो ये 100 हो गया, ये 150 हो गया। तो मैं इसको अगर इससे कट करता हूं तो मेरे को मिलता है 2:3। अब मेरे को क्या मिल गया, मेरे को बी सी का अनुपात मिल गया, ए और बी का अनुपात मिल गया। बी यहाँ पे दोनों में कॉमन है तो बी को बीच में रख लेते हैं। ए बी सी, ए का अनुपात कितना है 2, बी का 3। दूसरे वाले रेशो में बी का अनुपात 5, सी का 7। तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 7 तिया 21, मेरा अनुपात कितना आ जाएगा 10:15:21 आ जाएगा। मेरे से क्वेश्चन में डिमांड क्या करिए, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मेरे को दिख रहा है सी की आय जो है ए की आय से 11 अधिक है। ए की आय से अधिक है तो मैं ए को नीचे रख देता हूँ, मल्टीप्लाई में 100 कर देता हूँ। एक जीरो से एक जीरो खत्म। परसेंटेज की बात करी थी तो 110% जो है वो अधिक हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 13 के बाद चलते हैं 14 पे। कितने वर्षों में एक धनराशि 80% प्रति वर्ष की दर से 3 गुना हो जाएगी। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, गड़बड़ हो जाती है, लेकिन 3 गुना हो जाएगी। अपने आप में धनराशि 100% होती है। अगर 3 गुना हो रही है तो वो 300% हो रही है। अगर वो 300% हो रही है तो मैं 100 से 300 जा रहा हूं तो कितने परसेंट जा रहा हूं, ज्यादा 200% ज्यादा जा रहा हूं। 200% ज्यादा जा रहा हूं, यानी कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो मेरा 200% है। अब लग दो P इंटू आर इंटू टी बोल के रख दो बाई में 100, या फिर अगर आप डायरेक्ट रख सकते हो तो आप डायरेक्ट रख दो। इंटरेस्ट मेरे को पता है कितना है 200। प्रिंसिपल मेरे को नहीं पता, प्रिंसिपल मेरे को नहीं पता, ये पता है प्रिंसिपल मेरे को पता है 100%, और यहाँ 200%। और रेट मेरे को नहीं पता, मेरे को रेट पता है 80%। परसेंट को तो इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका तो जीरो नीचे आ जाता है। अब मेरे को टाइम ही निकालना है, टाइम रख दो। इस वाली परसेंट का 100 नीचे आ गया, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, इससे ये 20% कैंसिल हो गया, तो टाइम बराबर किसके आ गया 200/80। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 8 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 साल। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि मेरे को 200 इंटरेस्ट मिला,
80% पहले एक प्रत्येक साल मिल रहा है, तो बस ऊपर नीचे रख के इसको अगर कट कर दोगे तो भी आपका आंसर 5.2 ईयर ही आ जाएगा। ये वाली चीज जो है ये समझाने के लिए ये मेरे को समझाना पड़ता है, क्योंकि हर किसी को नहीं आती चीजें। बाकी सॉल्यूशन इसका इतना सही है अगर आप एग्जाम अप्रोच की बात करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका नॉर्मल सा बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें का की है भी नहीं, तो आपको इसको भी होमवर्क में रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ को चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, धन आरेख में दी गई कंपनियों के 5 विभिन्न शाखाओं में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। सभी शाखाओं में कर्मचारियों की औसत संख्या बताओ। क्या करना है? करना है टोटल नंबर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कंपनीज, बस यही तो रखना है। चलो कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। 5250, 6570 और अगले वाली में कितना है? 4690। सबको जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 और 5 को। और अगला है 9530 और 7500 जीरो। और 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 और 5 24 का 4 2 हासिल, 2 2 4 5 4 9 6 15 और 20 और 5 25 का 5 2 हासिल, 5 2 7 6 दूनी 12 और 1 13 और 4 17 और 9 26 और 7 26 और 7 33, 33540। हमारा टोटल कितना आ गया? 33540। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 33540। और कंपनी कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 6 30, 5 7 35 और 0 और 5 8 40। 6708 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6708 हमारा यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या कहा है? एक वस्तु को 5425 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 1925 रुपए का लाभ होता है। हमको एक सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है और हमको प्रॉफिट दिया हुआ है। हमसे लाभ का प्रतिशत पूछा है। अगर मैं सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा दूं तो मेरा सीपी आ जाएगा। तो सीपी कितना आ जाएगा मेरा? 5425 माइनस में 1925। तो ये कितना आ गया हमारा? 0। 2 से फिर 2 गया 0, फिर 9 से 5 गया तो 5, और 5 में से 4 में से 1 गया तो 3500। सीपी हमारा 3500 आ गया, प्रॉफिट हमारा 1925 था, तो लाभ का प्रतिशत निकालना बहुत ईजी हो गया। 1925 हमारा प्रॉफिट है, 3500 रुपए पर है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 35 से इसको काटेंगे तो 5 या 15 और 6 दूनी 12, 6 या 18, 6 पे तो नहीं जाएगा, 5 या 15 पे जाएगा। 15 पे जाएगा तो कितना जाएगा? 55 25 और 5 या 15 175, 175 से 17 बच जाएगा तो फिर 175, यानी कि 55% हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तालिका 5 वर्षों में रिजॉर्ट में आयोजित विवाहों की घटना की संख्या और जन्मदिन की घटनाओं की संख्या दिखाती है। 5 वर्षों में आयोजित कार्यक्रमों की कुल संख्या, वही वाला पिछले पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। सीधा प्लस करके, वहां पे औसत भी नहीं करवा रहा था, यहाँ तो सीधा प्लस ही करवा रहा है। तो यहाँ पे सब बस इनको प्लस करना है, इनको प्लस करना है और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कराने की कोई खास जरूरत मुझे लग नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? किस समय पर 2400 रुपए में 11% चक्रवृद्धि ब्याज से 11% चक्रवृद्धि ब्याज से की दर से इतने रुपए हो जाएंगे? हमने पहले भी बात करी है इस क्वेश्चन पे कि हमें इस 11% की कोई खास जरूरत तो होती नहीं है, लेकिन जितना मैंने अभी तक ऑब्जर्व करा है, यहाँ जो ये जो वैल्यू दी जाती है ना, ये 11 29 37 इस टाइप की वैल्यू दी जाती है। इसलिए ये 11% दे रहा है क्वेश्चन को इजी करने के लिए। क्यों क्यों मैं बताता हूँ। देखो, जैसे कि हम इसको कैसे निकालते हैं, हम इसको निकालेंगे अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल रख के। अगर वो स्क्वायर आएगा तो 2 साल, क्यूब आएगा तो 3 साल, इससे ज्यादा तो कुछ आता नहीं है। तो मैंने अमाउंट रखा, कितना हो गया? 2957.4 अपॉन में 2400, और मैंने इस पॉइंट से यहाँ पे 2 जीरो लगा ली। मैंने इसको 6 से काट लिया, 6 चौक 24, कितना बच गया? 5 बच गया। 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निम 54, 1 बच गया। 6 दूनी 12, 5 बच गया। 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 और 6 चौक 24 और 6 चौक 24, 2 जीरो और 2 जीरो। फिर मैंने 4 से काट लिया, मेरे को 4 से कटता दिख रहा है।
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बटे में तो 2 सॉरी 1। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे ये दिखाई दिया कि ये 1 1 1 का स्क्वायर है और ये 1 0 0 का स्क्वायर है। अब मेरे को तो 1 1 1 का स्क्वायर नहीं आता, या मेरे को 137 का स्क्वायर नहीं आता, तो मेरे को यहाँ से थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे अगर 37 होगा तो ये 137 का स्क्वायर होगा, यानी कि लास्ट में 9 आ रहा होगा। 11 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे लास्ट में 1 आ रहा होगा, तो वहीं पे मेरी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। तो ये 1 1 1 का स्क्वायर है, ये 100 का स्क्वायर है, तो हमारे ईयर कितने हो गए? हमारे ईयर हो गए 2। ईयर हो गए 2, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आखिरी क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारा है, बॉक्स आयाम लंबाई 27 सेंटीमीटर का और चौड़ाई 30 की और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, उस मापनी की अधिकतम लंबाई निर्धारित करें जो बॉक्स में फिट हो सकती है। उस मापनी की अधिकतम लंबाई निर्धारित करें जो बॉक्स में फिट हो सकती है। तो बॉक्स में जो निर्धारित मापनी होगी वो क्या होगी? वो जैसे कि अगर मैं 3D बॉक्स तो यहाँ नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं आपको 2D बॉक्स बना के दिखा देता हूँ। तो ये जो मापनी होगी ना, जब हम 2D में इसको बनाते हैं, 2D में बनाते हैं और ये आयत आयाम है और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो ये एल और बी होता है। एल और बी होता है। जब हम इसको बनाते हैं तो ये हमारा निकल के आता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, पाइथागोरस से। ठीक है, इसी तरीके से जब हम 3D फिगर में, यानी कि कोई डब्बा हुआ, बॉक्स हुआ जिसकी लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई भी हो, उसमें इस टाइप की फिगर बनाते हैं, ये वाली चीज हमें चाहिए होती है, सबसे लंबी मापनी चाहिए होती है, तो वो निकलती है हमारी अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर से। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से निकलती है। मेरे को एल स्क्वायर कितना है? 27 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ा देते हैं, प्लस में 30 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 18 का स्क्वायर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर हो जाएगा। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। 30 का स्क्वायर तो सबको पता है, जग जाहिर है कि 900 होगा। और 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर होता है हमारा, दो का होता है 400, 18 का 324। एक बार देख लेते हैं, मेरे को भी ठीक से याद नहीं रहती चीजें। 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 2 और 1 कम और 3, 324 ही होता है। ठीक है, 324। अभी तीनों को प्लस करके अंडर रूट निकालना है, तो 4 और 9 13 का 3, 1 हासिल, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 9 और 7 16 और 3 19, 1953 अंडर रूट में आ गया हमारा। ये हमारा राइट आंसर होगा। अब एक बार निगाह घुमाओ ऑप्शन की तरफ, क्या 1953 में से 5 का स्क्वायर यानी कि 25 निकल सकता है? यहाँ पे अंदर 25 की मल्टीप्लाई हो जाए? नहीं हो सकता। क्या यहाँ पे मेरे को 2 4 निकलते हुए दिख रहे हैं? यहाँ पे तो लास्ट में 3 है, मतलब ही नहीं है 2 निकल जाए। यहाँ भी 2 नहीं निकल सकता, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे कट हो जाते हैं। ये सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला, तीनों कट हो जाते हैं, तो हमारा एक ही ऑप्शन जो है वो राइट बचता है, ऑप्शन नंबर बी। इसको बिना निकाले भी आप कर सकते थे, या फिर आप आइडिया ले सकते कि 3 निकलेगा। अगर मेरे को यहाँ पे 3 दिख रहा है कि इसी की संभावना निकलने की, तो मैं यहाँ पे एक बार क्लोज चेक कर लेता हूँ। अगर 3 बाहर निकाल रहा है तो 9 से कटेगा अंदर वाला, 9 से कटेगा तो मैं इसको 3 बाहर लिख के 9 से काट के देख लेता हूँ। 9 दूनी 18, 1 बच गया, 9 एकम 9, 7 बच गया और 6 बच गया, 9 सत्ते 63। तो हमारा राइट आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर बी। हमने यहाँ पे ऑप्शन की हेल्प ली है। ठीक है, तो आज की क्लास का यही अंत रखते हैं। आप टेलीग्राम चैनल्स पे जुड़ जाइए। अब आपकी 7 8 10 क्लासें रेगुलर हैं, बीच में 7 8 दिन में 2 ही क्लास हो पाई। उसका कारण यही था कि पीपीटीज बनाने में टाइम लगता है। अब लगभग आपका वो काम कंप्लीट है मेरा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और ये पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के बाद आपके टेलीग्राम चैनल कीस्टोन क्लासेस पे मिल जाएगी, और बेस्ट पीवाईक्यूज का चैनल का लिंक भी आपको ठीक उसके नीचे मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर